हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं फिर से उपस्थित हूँ ह्यूमन जेनेटिक डिजॉर्डर का तीसरा टॉपिक लेकर के, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है सिकल सेल एनीमिया, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला चीज़ ये जानेंगे कि ये सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए कि सिकल सेल एनीमिया, इसको हम लोग अगर शॉर्ट में कहेंगे तो ये कह सकते हैं क्या कि इनहेरिटेड आरबीसी डिजॉर्डर। इसको हम लोग बोल सकते हैं इनहेरिटेड आरबीसी डिजॉर्डर। ठीक है, इनहेरिटेड आरबीसी डिजॉर्डर। यहाँ पर देखो ये जो है ये रिफ्लेक्टेड है पार्ट, तो इस केस में यहाँ पे क्या है आरबीसी लिखा हुआ है, ये क्या है इनहेरिटेड लिखा हुआ है, ये क्या है डिजॉर्डर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं इनहेरिटेड आरबीसी डिजॉर्डर। यानी कि हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं ये क्या है आरबीसी डिफिशियंसी या डिफिशियंसी ऑफ हेल्दी आरबीसी, डिफिशियंसी ऑफ हेल्दी आरबीसी। RBC which carry oxygen, which carry which carries oxygen throughout the body, throughout the body। ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में एक्चुअल में होता क्या है कि ये देख रहे हैं ना, सिकल सेल यानी कि आरबीसी जब नॉर्मल रहता है तो कैसा रहता है राउंड, और राउंड से आरबीसी जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, जो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आसानी से पास आउट हो जाता है। लेकिन कहता है कि इसमें होता क्या है कि वही आरबीसी जब एबनॉर्मल होता है तो उसका शेप कैसा हो जाता है सिकल सेल। ठीक है ना। यानी कि इसको हम लोग क्रिसेंट मून शेप्ड भी कहते हैं। सिकल सेल जो है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इस टाइप का ऐसे ऐसा हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो है क्रिसेंट शेप्ड मून, क्रिसेंट मून शेप। ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया में कहता है कि आरबीसी बिकम्स क्रिसेंट शेप्ड या क्रिसेंट मून शेप्ड, क्रिसेंट मून शेप्ड, या इसी को हम लोग क्रिसेंट मून शेप्ड या इसी को हम लोग बोलते हैं सिकल शेप्ड और सिकल शेप्ड। ठीक है, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो ऐसा। ठीक है। तो ये जो है आरबीसी का जो शेप होता है, मैंने क्या कहा कि नॉर्मल आरबीसी जो है वो कैसा होता है राउंड शेप्ड होता है। तो राउंड शेप्ड होता है और फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण वो कैपिलरी के थ्रू आसानी से पास आउट हो जाता है। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो इसमें आरबीसी का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, और वो कैसा हो जाता है वो हो जाता है सिकल शेप, सिकल शेप्ड या क्रिसेंट मून शेप्ड। और इसके कारण से क्या होता है कि वो ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देता है। ठीक है ना, ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देता है। तो खैर ये चीज़ जो है हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी फिलहाल के लिए ये जल्दी से नोट डाउन करिए कि सिकल सेल एनीमिया इट इज इनहेरिटेड आरबीसी डिसऑर्डर। It occurs due to deficiency of healthy RBC which carries oxygen throughout the body। ठीक है, मैंने क्या कहा कि हेल्दी आरबीसी जो है वो नहीं पाया जाता है। सिकल सेल एनीमिया अगर हो गया तो वहाँ पर हेल्दी आरबीसी की कमी हो जाती है, जिसके कारण से वहाँ पर क्या होता है कि आरबीसी ये कैपिलरीज ब्लॉक होता है और वहाँ पर डीऑक्सीनेशन का केस आ जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें क्या होता है कि आरबीसी बिकम्स क्रिसेंट मून शेप्ड और सिकल शेप्ड। तो इसको जल्दी से नोट करिए। तो चलिए अब क्या है कि सिकल सेल एनीमिया ये होता क्यों है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया
is caused by mutation in beta gene of hemoglobin present on chromosome 11। और आपको पता है कि क्रोमोजोम 11 ये क्या है, दैट इज ऑटोजोम। तो आगे मैं बताऊंगा कि ये ऑटोजोमल डिजीज है, ठीक है। फॉर्मरली इसको हम लोग कहते थे रिसेसिव, लेकिन अभी क्या है, ये कोडोमिनेंट है। तो ये सब चीज चर्चा करेंगे आगे। अभी के लिए देखो क्या है, कहता है कि सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन बीटा जीन ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम 11। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस चीज को बढ़िया से बारीकी से समझो। क्या होता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीटा जीन, ठीक है। तो एक चीज जान लो कि हेमोग्लोबिन में दो तरह का चेन पाया जाता है, ठीक है। दो तरह का चेन होता है, एक हुआ अल्फा चेन या इसी को हम लोग अल्फा ग्लोबिन भी बोलते हैं, और दूसरा क्या है, बीटा चेन या बीटा ग्लोबिन, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो है अल्फा चेन और बीटा चेन, नहीं, इसमें कहता है कि हेमोग्लोबिन जो है दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन से बना होता है। तो इसमें ये क्या है, ये ग्लोबिन, देखने से ही लग रहा है कि ये प्रोटीन है। और प्रोटीन कैसे बनता है, तो पता होगा कि सेंट्रल डोग्मा एक टर्म होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि डीएनए से बनता है आरएनए से बनता है प्रोटीन, नहीं, आरएनए से बनता है प्रोटीन। जैसा कि पता होगा कि डीएनए से जो आरएनए बनता है तो उसको हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। और आरएनए से अगर डीएनए बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना। तो यहां पर कहने का मतलब ये हो गया कि आप देख रहे हो डीएनए, व्हाट इज दिस इज जीन फ्रैगमेंट्स बोलते हैं इसको, जीन फ्रैगमेंट्स इस तरह से। तो यहां पर क्या कह रहा है कि सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन बीटा जीन ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 11। तो इसका मतलब हुआ कि वो म्यूटेशन कहाँ होता होगा, बीटा चेन में, यानी कि उस जीन में जो कि बीटा ग्लोबिन ऑफ हेमोग्लोबिन बनाता है, उस बीटा जीन में म्यूटेशन होता है, ठीक है ना। अब ये है कि बीटा जीन में कहाँ म्यूटेशन होता है, तो कहता है कि बीटा जीन के सिक्स्थ कोडोन पे म्यूटेशन होता है, जहां पर वैलिन वो आ जाता है किसकी जगह पे, इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो पहले यहां तक लिखो, इसको मिटाएंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटाएंगे, फिर उसके बाद जो है हम फिर आगे बताते हैं, जल्दी करो, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे क्या कि सिकल सेल एनीमिया occurs due to mutation at 6 codon पता है 64 कोडोन होता है, तो 6 कोडोन ऑफ बीटा जीन where glutamic acid क्या है, ये एन अमीनो एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय
वैलिन, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिकल सेल एनीमिया में कौन सा अमीनो एसिड जो है वो रिप्लेस होता है। तो कहता है कि वैलिन रिप्लेसेस ग्लूटामिक एसिड, या आप ये कह सकते हो कि ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। और ये कहाँ होता है, तो एट 6th कोडोन ऑफ बीटा जीन। क्लियर हो गया। तो मैंने क्या कहा था कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन जो है ये एबनॉर्मल, अब क्या हो गया, जब म्यूटेशन हो गया तो वहां पे हेमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं रहा, कैसा हो गया, एबनॉर्मल। ठीक है, तो कहता है कि ड्यू टू म्यूटेशन हेमोग्लोबिन becomes abnormal and represented by HbS। तो कहने का मतलब ये हो गया कि नॉर्मल हेमोग्लोबिन जो है, नॉर्मल हेमोग्लोबिन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, HbA। और एबनॉर्मल या सिकल सेल एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन, इसको हम लोग क्या करते हैं, HbS। तो यहां पर लिखेंगे सिकल सेल या एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HbS। ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए। अब मैं बताता हूं कि सिकल सेल एनीमिया में फिर क्या होता है, जल्दी करिए फटाफट। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, तो लिखेंगे इन सिकल सेल एनीमिया abnormal hemoglobin causes RBC to become rigid, sticky and sickle shaped या sickle और crescent moon shaped। ठीक है, तो क्रिसेंट मून शेप कैसा बताए थे, इस टाइप। ठीक है, हेंस अनलाइक नॉर्मल आरबीसी they block capillaries, yeah, they block blood flow in the capillaries, blood capillaries, and results in deoxygenation, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है ना, ये चीज है। तो सिकल सेल एनीमिया मेरे ख्याल से इतना तक समझ में आया कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। लेकिन जो एक और भी दायरा है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि सिकल सेल एनीमिया किस टाइप का डिजीज है। जैसे इससे पहले सेक्स लिंक डिजीज बताए थे, डोमिनेंट बताए थे, रेसेसिव बताए थे, ऑटोजोमल बताए थे। तो उसमें से ये किस टाइप का होता है, ठीक है। तो उसके लिए लिख लो कि सिकल सेल एनीमिया इज कोडोमिनेंट
कोडोमिनेंट अब देखो इसमें हम एक चीज लिख देते हैं, फॉर्मरली कंसीडर्ड एज रेसेसिव, यानी कि कुछ लोग इसको पहले रेसेसिव बोलते थे, ठीक है ना, रेसेसिव, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि ये कोडोमिनेंट होता है, ठीक है। तो कोडोमिनेंट ऑटोजोमल, अब तो मेरे ख्याल से ऑटोजोमल और इसमें सेक्स लिंक्ड, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था कि अगर 22 पेयर्स क्रोमोजोम में कोई डिफेक्ट आता है तो वो ऑटोजोमल डिजीज कहलाता है, और अगर सेक्स क्रोमोजोम में डिफेक्ट आता है तो उसको सेक्स लिंक डिजीज हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है कि कोडोमिनेंट ऑटोजोमल कहता है कि सिकल सेल एनीमिया इज कोडोमिनेंट ऑटोजोमल डिजीज which is caused by या which occurs due to presence of HBS allele on chromosome 11। तो मेरे ख्याल से ये जो है मेन चीज है, ठीक है ना, कि सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है वो तो पहले ही बता दिए, ठीक है ना। इसको कहते क्या है, तो कहता है कोडोमिनेंट ऑटोजोमल डिजीज which occurs due to presence of HBS allele क्या है पता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन ऑन क्रोमोसोम 11, ठीक है ना, यहाँ तक। अब यहाँ पर फिर एक नई बात आ गई, क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कोडोमिनेंट, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, मैं कोडोमिनेंट को समझा देता हूँ, जल्दी नोट करिए। तो देखो अब यहाँ पे जैसे कोडोमिनेंट है, नहीं, कोडोमिनेंट, तो यहाँ पे एक टर्म लगा हुआ है ना, को मतलब होता है साथ साथ, जैसे कि कोएड जानते हो, को एजुकेशन, जहाँ पे लड़का लड़की दोनों साथ साथ एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोएड। तो को टर्म है कोवैलेंसी, वहाँ पर भी क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग साथ साथ। तो यहाँ पर क्या है, कोडोमिनेंट है ना, कोडोमिनेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो सबसे पहला चीज है कि इसका मीनिंग क्या होता है, पहले मीनिंग देखो, मीनिंग। तो इसमें कहता है कि द फिनोटाइप्स ऑफ बोथ पेरेंट्स, फिनोटाइप्स मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर, द फिनोटाइप्स ऑफ बोथ पेरेंट्स are expressed together in offspring, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिनोटाइप्स, इसको देख लो कि द फिनोटाइप्स ऑफ बोथ पेरेंट्स आर एक्सप्रेस्ड टुगेदर इन ऑफस्प्रिंग, ये मीनिंग हुआ, क्योंकि क्या कहा गया है, कोडोमिनेंट। तो इसमें क्या होता है कि दोनों, मतलब कि पेरेंट जैसे मदर फादर है तो दोनों का एक्सटर्नल कैरेक्टर वो एक्सप्रेस होता है ऑफस्प्रिंग में, बच्चे में, ठीक है ना। तो कहता है कि इसका जो है, जैसे मीनिंग आपने ये समझ लिया। अब यहाँ पर कहता है क्या कि डोमिनेंस क्या होता है, यहाँ पे जैसे डोमिनेंस है, ठीक है, कोडोमिनेंस का मतलब में पहला तो हो गया मीनिंग, और अब यहाँ पे कहता है कि डोमिनेंस, इसमें डोमिनेंस क्या होगा, तो कहता है कि इसमें ना तो कोई डोमिनेंट होगा और ना ही कोई रिसेसिव होगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि नाइदर ऑफ द टू allele are either dominant और recessive। कहता है कि इस दोनों इसमें से neither of the two alleles are either dominant और recessive, इसमें से ना तो कोई डोमिनेंट होता है ना ही कोई रिसेसिव होता है, ठीक है ना। अब इसकी बात क्या है कि इफेक्ट तो श्योर शॉर्ट है ना, इफेक्ट में क्या होगा कि
दोनों अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक्सप्रेस करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहता है कि इफेक्ट क्या होगा, ये दिमाग लगाने की बात है। तो बोथ जो एलिल्स हैं वो क्या करेगा, ब्लेंड कर जाएगा। ब्लेंड मतलब क्या होता है, मिक्स हो जाना। तो इसमें लिखेंगे कि बोथ द एलिल्स ब्लेंड टुगेदर या ब्लेंड इक्वली एंड एक्सप्रेस टुगेदर, ठीक है। चलिए फटाक से नोट करिए। तो अब इसका जीनोटाइप क्या होगा, तो जीनोटाइप जो हो जाएगा जीनोटाइप होगा, अगर होमोजाइगस है तो यहाँ पे क्या है, जैसे देखो एच बी एस इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में कहता है कि डाई ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी कि इन्फेंट स्टेज होता है उसी में ये डाई कर जाता है अगर इस टाइप का जो है एलील पाया जाता है। यही कहता है कि अगर इस टाइप का हो, जैसे एक एलील नॉर्मल हो और एक एबनॉर्मल हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। तो ये कंडीशन जब होगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में कहता है कि दे रेसिस्ट टू प्लाज्मोडियम falciparum which causes मलेरिया, ठीक है। तो ये सारा का सारा था सिकल सेल एनीमिया के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोगों का ये टॉपिक खत्म हो गया, सिकल सेल एनीमिया। अब हम लोग नेक्स्ट में आएंगे फिनाइल कीटोनुरिया लेकर के, ठीक है। तो हर दिन की तरह फिर मैं कहना चाहूँगा कि रिवीजन मेक्स ए मैन परफेक्ट, रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को लाभ पहुँचाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खास करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का अर्लियर नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।